हाँ तो प्यारे बच्चों, हमने अपनी जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हम टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, जो वास्तविक संख्याएं हैं उस टॉपिक पर हम क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। तो उसमें हमने चर्चाएं की, पहले बस जो अपनी संख्याएं होती हैं उस संख्याओं के बारे में बेसिक नॉलेज लिया था कि कौन सी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, कौन सी नहीं होती। अब हम जब इस जो टॉपिक है अपना 10वीं का जो टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के ऊपर, उसके मेन कंसेप्ट पर आते हैं। हमने पढ़ लिया था कि कौन सी, इसमें दो ही पॉइंट हमने बताया था कि एलसीएम और निकालना, एचसीएफ निकालना, और एक दूसरी एक्सरसाइज उस पर आती है कि ये संख्या अप्रिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना। तो यहाँ एक मुख्य रूप से जो काम में ली जाती है, मैं यूक्लिड जो विमा है उसको लिख देता हूं। यूक्लिड की जो विभाजन एल्गोरिथम है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम, उसको देखते हैं। क्या है? यूक्लिड ने दिया था, इसके ऊपर और फिर चीजें आ जाती हैं काफी। विभाजन की जो एल्गोरिथम दी थी उसने, यूक्लिड ने बताया था, और इसका उपयोग, अनुप्रयोग आते हैं उनके ऊपर, इनको क्या क्या अनुप्रयोग है। तो देखो इसने क्या कहा था कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, देखते हैं, किसी भी धनात्मक पूर्णांक, पूछेगा नहीं, यहां से भी नहीं पूछता, लेकिन ये यहां से शुरू है अपना चैप्टर मुख्य रूप से। तो इसको पढ़ते हैं। किसी भी धनात्मक पूर्णांक ए को ले लिया, कोई धनात्मक, यहां देखो पूर्णांक है, धनात्मक और दिया है, तो धनात्मक पूर्णांक होते हैं एक से लेकर शुरू, वो चर्चा करें। ए को धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो शेषफल आर प्राप्त हो। ये लिख, जहां आर का मान हमेशा बी से कम है। अब ये तो आपको भी पता है किसी, अब धनात्मक पूर्णांक देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक ए को किसी धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या प्राप्त होता है? आर प्राप्त होता है। और उस आर का मान हमेशा, उस जो विभाजित किससे विभाजन कर रहे हैं, बी से, तो बी से हमेशा का मान कम ही आएगा। कैसे? तो धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, पहले तो ये समझो, परिभाषा जब भी देखते हो तो एक एक शब्द का मीनिंग निकालो। पूर्णांक हमने लिखा था, कल ही बताया था, -3 से लेकर पूरे -2 -1 मान लो, यही तो है, 1 2 3, ऐसे इधर वाले भी। तो धनात्मक पूर्णांक शुरू होते हैं 1 से, कहां से पूर्ण? 1 2 3, ये होते हैं धनात्मक। उसको किसी धनात्मक पूर्णांक बी से विभाजित किया जाता है। तो दो परिस्थितियां हो सकती हैं, मैं किसी एक धनात्मक पूर्णांक को बी से विभाजित करता हूं, तो या तो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा। कहने का मतलब, अब ये शेषफल आर प्राप्त होता है, ये छोटा होता है हमेशा, जहां जो शेषफल आर प्राप्त होता है तो ये छोटा हो। तो दो चीजें हैं, ए या तो बी से बड़ा या ए बी से बड़ा, दोनों में देख लो शेषफल प्राप्त होगा और वो शेषफल बी से छोटा ही होगा। देख लेते हैं, मैं ले लेता हूं, संख्याओं से समझ लेते हैं। तो ये एक यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम थी, और उस पर हम नियम स्थापित करते हैं। जीरो भी हो सकता है आर का मान, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए तो देखो, मैंने पहले ले लिया, ये तो ले लिया 5, छोटा सा एग्जाम्पल, और बी ले लिया 2, का मतलब ए बी से बड़ा है, ए बराबर 5 और बी बराबर 2। तो मैं किसी धनात्मक पूर्णांक ए को बी से विभाजित करता हूं तो शेषफल प्राप्त होता है। तो आपको ही पता है, 5 को 2 से विभाजित करोगे तो 2 दूनी 4, शेषफल बचा 1। तो 5 बराबर क्या आया? 2 गुणा 2 प्लस का 1। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बी है, सॉरी ये ए है, ए बराबर 2 गुणा, ये क्या था, बी प्लस, और ये शेषफल आया है आर। आर का मान देखो 1 आया है, 1 हमेशा बी से छोटा ही आएगा। आता है कि नहीं आता? जीरो भी आ सकता है, लेकिन आर का मान हमेशा छोटा तो आया। अब आपको सिर्फ बड़ा हो तो, ए छोटा हो तो मैं लिख लेता हूं यहां छोटी सी संख्या 5 7, ए मैंने 5 लिया,
और बी मैंने 7 ले लिया। अब क्या होगा, अब लगाओ सर विभाजन, तो देखो हम 5 को 7 से विभाजित करेंगे तो होगा ही नहीं, दशमलव नहीं लगाना है हमें, पूर्ण विभाजन का नियम लगाना है, ऐसा नहीं कि दशमलव से कर दो, नहीं। तो क्या होगा, तो देखो 5 बराबर कितनी बार विभाजित हुआ सर, 0 बार विभाजित हुआ, और बचा क्या, 5, शेषफल तो 5 ही बचा ना। विभाजित 5 पूर्ण, 5 नंबर है जो 7 से पूर्ण रूप से विभाजित करते हैं, पूर्ण विभाजित करते हैं, तो हमें शेषफल क्या होता है, आर प्राप्त होता है। तो यहाँ विभाजित हमेशा एक बार किससे बार हुआ, 0 बार ही हुआ, तो शेषफल तो 5 ही बचेगा, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता। तो ये है जो अपनी क्या है, विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड की इसका उपयोग नहीं आता वैसे मैं ये कहता हूं, लेकिन आपको इसको क्या है थोड़ा सा पढ़ना है। इस प्रकार से विभाजित किया जाता है, तो मतलब जब भी किसी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करते हैं तो यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम थी। इसका भी अपने यहाँ कोई ज्यादा पूछता नहीं। अब दूसरी चीज जो मुख्य रूप से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कह सकते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ये यहां से अपना टॉपिक में अंक गणित की, इंग्लिश में तो इसको एफटीए बोल दिया जाता है, आधारभूत। तो आपको थ्योरी ज्यादा पढ़ाई नहीं जाती है, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि कुछ बच्चे अंडरस्टैंडिंग नहीं करते तो हमें सीधा ही चीजें बता दी जाती है, ऐसा भी होता है। और कहाँ की इतना ज्यादा विस्तार से समझाएं, तो ये हम पूरा विस्तार से टॉपिक को ले रहे हैं, एक एक चीज जो अपने कोई विशेष नहीं रहता कि अपना एक भी नंबर नहीं कटे, उसी आधार पर ले रहे हैं। तो यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का तो हमें याद कि किसी संख्या एक धनात्मक पूर्णांक को विभाजित करते हैं तो इसमें एक शेषफल आर प्राप्त होता है इस प्रकार, और आर का मान हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, हम ऐसा नहीं एक एक क्वेश्चन भी करेंगे, इसकी जो प्रश्नावली है एक एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो अरिथमेटिक एफटीए बोला जाता है जिसको शॉर्ट, ये क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो इसमें क्या कहा जाता है, किसी भी भाज्य संख्या को, मैं पहले लिख देता हूं फिर एक एक शब्द पर हम चर्चा करते हैं, कि किसी भी भाज्य संख्या को, इंपॉर्टेंट है, किसी भी भाज्य संख्या को, कंपोजिट नंबर बोलते हैं वैसे इंग्लिश में, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल क्या, बता ये गुणनफल। एक चीज और आती है, ये भी लाइन समझाएंगे आपको, कहीं नहीं बताया जाता, तो बता यह गुणनफल क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब एक ही होता है, इसके अलावा कोई नहीं होता, क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है। तो देखो कैसे होता है वो देखते हैं। यहाँ पे पहली चीज है, किसी भी भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसको विभाजित किया जा सके, जिसको किसी दूसरी संख्याओं से, जैसे 4 है, 4 एक क्या है, भाज्य संख्या है, इसको 2 से विभाजित किया जा सकता है, 2 से विभाजित है ना। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो हमने पढ़ा है कि केवल एक या खुद से विभाजित होती हैं, इसके अलावा दूसरी संख्याओं से विभाजित नहीं होती। लेकिन भाज्य संख्याएं होती हैं जो एक और खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होते हैं। जैसे पहले तो यही समझ लेते हैं, 4 है, वो 1 से विभाजित भी है, 2 से भी है और 4 से भी है, 1 से भी है, 2 से भी है, 3 से भी और 6 से। लेकिन मैं बात करूं 3 की, तो 3 केवल 1 और 3 से विभाजित है। मैं बात करता हूं 5 की, तो केवल 1 और 5 से।
बात करता हूं 2 की, तो केवल 1 और 2, 7 देख लो। तो ये संख्याएं जो केवल खुद से या एक से विभाजित होती हैं, इनको तो कहते हैं अभाज्य संख्या। इनको तो क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। और ये क्या है? भाज्य संख्या। हम एक एक चीज की, जैसे बोलते हैं ना कि परिभाषा में जो बाल की खाल निकालना, वैसे एक एक चीज को हम क्या कर रहे हैं? डिस्क्राइब कर रहे हैं। पहले पहले हमें शब्द तो समझ में आए कि है इसमें वास्तव में लिखा हुआ क्या है। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखो, हम देखेंगे एग्जाम्पल के द्वारा भी। तो किसी भी भाज्य संख्या, हमने गुणनखंड निकाले भी हैं पहले छोटी कक्षाओं में भी, कि किसी एक संख्याओं को गुणनखंड निकालना, उन संख्याओं के गुणनखंड निकालना, भाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में उनको गुणनखंड करना और उनके निकालना। तो हम देखेंगे कैसे भाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं। तो अब भाज्य संख्याओं के गुणनफल है, तो इसका मतलब भाज्य गुणनखंड निकालना पढ़ा है, और भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे हम काफी एग्जाम्पल। तो पहली चीज तो ये आती। और फिर यह गुणनफल क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, क्रम के बिना। ये तो लिख सकते हो कि किसी भी भाज्य संख्या को भाज्य संख्याओं के गुणनफल के जो गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन अद्वितीय कैसे होता है, क्रम के बिना कैसे होता है, ये अपने यहाँ जो प्रायिकता आती है आगे वाले टॉपिकों में तो देखते हैं। जैसे एक भाज्य संख्या मैंने ली है, थोड़ी बड़ी ले लेते हैं, 48, सबसे अच्छी संख्या। अब भाज्य गुणनखंड आप देखोगे, भाज्य गुणनखंड भी देखेंगे, एक बार छोटा सा यहाँ डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं, वो भी समझा देंगे। तो इसका था 2 गुणा, ये होता है तो भाज्य गुणनखंड, ये होता है। तो अभाज्य गुणनखंड में देखो, अब आपको दूसरा एग्जांपल ज्यादा सही रहेगा। मैं यहाँ 30 लेता हूं एक बार उसको समझाने के लिए। 5, फिर 2 गुणा 3 गुणा 5, ये देखते 5 गुणा 3। अब आप कहोगे कि सर ये तो है अद्वितीय, तो है मतलब गुणनखंड जो है वो के वो ही रहेंगे, 2 3 5 ही रहेंगे। लेकिन कोई कह दे कि 3 पहले आना चाहिए, क्रम निर्धारित कर दिया कि ऐसा भाज्य गुणनखंड के रूप में 30 को व्यक्त करो जिसमें पहले 2 आए। कोई कहते नहीं पहले तो 3 आना चाहिए, कोई कहेगी नहीं 5 आना चाहिए। तो मैं तो 5 गुणा 2 गुणा 3, ये भी तो होता है 5 गुणा 3 गुणा 2, चीजें वही है। गुणनफल तो 30 ही आ रहा है सबका, गुणनफल तो क्या आ रहा है सबका 30 ही आ रहा है। लेकिन क्रम का निर्धारण, क्रम निर्धारित होते ये जो क्रम का निर्धारण होते तो अद्वितीय नहीं रहता, चीज एक ही है। लेकिन हम क्रम को कहते हैं कि नहीं क्रम ये रहना चाहिए, तो ऐसे तो कितने भी क्रम बना सकते हैं। तो क्रम के आधार पर तो अद्वितीय मतलब केवल एक ही, यूनिक वैसा कोई नहीं हो। लेकिन गुणनखंड तो देखो अद्वितीय है ना, 2 3 5 ही आ रहे हैं सब में। कोई कहे लाइन बनानी हो तो कोई कहेगी कि 1 नंबर को आगे रखना है, एक लाइन बनती है। कोई कहे नहीं 30 नंबर को आगे रखना है, कोई कहते नहीं 29 को सबसे आगे रखो। तो लाइन तो वो एक ही बनेगी, लेकिन क्रम का निर्धारण होते लाइन देखें तो संरचना तो बदल जाती है ना। वैसे ही व्यक्ति तो वही जो अपने क्लास के 9th के मान लो बच्चे हैं, 10th के, तो बच्चे तो वही रहने हैं, लेकिन क्रम निर्धारित होते लाइन देखोगे तो थोड़ी बदली दिखेगी। वो निर्धारण नहीं माने तो अद्वितीय ही होता है ना गुणनखंड। अब फिर बात करते हैं हम थोड़ी सी चर्चा अभाज्य गुणनखंड पर, जो आप पढ़ भी चुके हो। अभाज्य गुणनखंड से पहले जो हम बात करते हैं अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो आपको आता भी है। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर बोलते हैं जिनको। अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं और इनके अभाज्य गुणनखंड बनाने होते हैं। तो देखो, वो संख्याएं जो क्या हो केवल खुद से या एक से विभाजित होती हैं, लिख देते हैं वे संख्याएं जो केवल एक या खुद से विभाजित, एक या स्वयं से विभाजित। थोड़ा सा डिस्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं इसके बारे में, डायरेक्ट हम वहां पे नहीं जाएंगे। यदि आप कुछ बच्चों को, क्योंकि ऐसा होता है कि पता नहीं होता कि क्या भाज्य होती है क्या भाज्य होती है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं, हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं।
डायरेक्ट भी जा सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड आपको आते हैं तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट बता दूं तो 1 मिनट का काम है। लेकिन हम यदि कंसेप्ट को एक बार समझ लेते हैं, अपने पास टाइम रहता है, शुरू से जब हम 10वीं शुरू करते हैं वहां से यदि टाइम रहता है अपने पास, तो रोजाना अपने को एक एक कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। आपको परीक्षा में देख रहा हो तो उसके लिए ज्यादा टाइम लंबा हो सकता है, लेकिन यदि कोई 10वीं शुरू में है और वो वीडियो एक बार देखे तो उसको पूरे कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अपनी यही सोच है, नहीं है कि हम सीधा हवा में चले कूद जाते हैं, सीधा एग्जाम्पल में नंबर लाना थोड़ी मकसद है। मैथ आगे भी ये काम आती है, ऐसा तो नहीं कि एक ही जगह काम आएगी, ये हर एग्जाम में अपने मैथ जो छोटी छोटी हैं या किसी भी एग्जाम में काम आती है। तो देखो वे संख्या जो केवल एक या स्वयं से विभाजित हो, जैसे सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। काफी बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 3 को खुद के अलावा कोई विभाजित नहीं कर सकता। फिर भाज्य संख्या 4 देखो 1 और 4 के अलावा 2 से भी विभाजित होती है, तो अभाज्य संख्या नहीं होती। 5 होती है, 6 2 और 3 से भी, 5 1 और 5 7 होती है। फिर हम बात करते हैं तो 11 होती है, जो केवल खुद से और 1 से विभाजित हो। बीच में 10 आता है लेकिन 2 और 5 से भी है, केवल 1 और खुद से। मैं कहता हूं 12 आता है लेकिन 12 2 और 3 से, 4 से, 5 6 से विभाजित होता है तो नहीं होता। 13 17 ये सारी अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 2 केवल या तो 1 से या 1 से या 2 से विभाजित है, 3 या तो 1 से या 3 से विभाजित है, 5 1 या 5, ये अभाज्य संख्या। अब हमने अभी भी पढ़ा था, अभी का आप देखना कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये गुणनफल भाज्य संख्याओं के गुण। तो अब इस आधारभूत प्रमेय का मतलब क्या है कि यदि हमें किसी भी भाज्य संख्या के गुणनखंड करने हैं, तो उसके टुकड़े करने, गुणनखंड का मतलब उन टुकड़ों में विभाजित करना, तो उसका मतलब क्या है, टुकड़े करने तो अभाज्य संख्याओं में करने हैं हमें टुकड़े, अभाज्य संख्याओं, भाज्य संख्याओं में नहीं करने, व्यक्त किया जा सकता है। अब इस थ्योरम का प्रयोग क्या होता है, हमने ये समझ लिया। अब देखो किसी संख्याओं के पढ़ते हैं आपने, गुणनखंड किए भी होंगे, इसका मतलब हमें टुकड़े करने हैं, हमें इन्हीं संख्याओं का भाग दे देकर देखना है कि वो गुणनखंड में आते नहीं। केवल जब गुणनखंड करने हैं तो केवल इन्हीं पर जो अभाज्य संख्याओं के हिसाब से देखना है। जब से मैं लेता हूं 6, तो 6 के गुणनखंड करोगे, गुणनखंड विधि से जब करते हैं इस विधि से, तो केवल इन्हीं संख्याओं को लेना है और कोई सी नहीं। सबसे पहले देखो 2 से विभाजित, सब शुरू से करेंगे, 2 से फिर 3, 2 से नहीं होता फिर 3 पर जाए, तो 2 से ये विभाजित है कितनी बार, 2 3 कितनी बार विभाजित है, जब भाग देते हैं 2 का 6 में तो कितनी बार जाता है, 3 बार। फिर 3, अब 2 से तो नहीं है तो 2 को तो उठा दो, अब किससे विभाजित है, 3 से कितनी बार विभाजित है, 1 बार। 3 का 3 में कितनी बार भाग जाता है, 1 आने के बाद में छोड़ दो। इसका मतलब ये संख्या 6 इनके 2 के गुणा के रूप में है, 2 गुणा अभाज्य गुणनखंड इसे कहते हैं। अब एक और आता है, और एग्जांपल लेते हैं, जैसे छोटे छोटे ले रहा हूं मैं, फिर हम ज्यादा बड़े आगे की चर्चा करेंगे, अपने क्वेश्चन भी आ जाएंगे। 12, तो देखो 12 इन्हीं में गुणनखंड करना है, तो क्या 12 में 2 का भाग जाता है, तो जाता है, आपको भी जाता है, तो 2 ले लो, कितनी बार गया, 2 में 12 में 2 का भाग दो तो कितनी बार, 6 बार। ठीक है, फिर 2 का भाग जाता है, तो 6 में 2 का भाग कितनी बार गया, अब 3 में फिर भाग जाता है, कितनी बार गया, 1 बार, 1 आ गया है। अब देखो, अब ये जो 12 है इनके गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखो ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य, इसे कहते हैं किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड। एक देखो मैं लिखता हूं 12 को, यही समझाना है, 4 गुणा 3, क्या ये अभाज्य गुणनखंड है, नहीं है, क्योंकि 4 भाज्य संख्या न कि अभाज्य। तो हमें केवल गुणनखंड करना है, वो केवल इन्हीं के रूप में करना है। ये भाज्य, इसका मतलब ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये भाज्य गुणनखंड है। अब ये पहला क्वेश्चन आ जाता है आपके अपनी जो प्रश्नावली में है कि इनके अभाज्य गुणनखंड निकालो। और भी काफी एग्जाम्पल हैं जो हम यहाँ पे ले सकते हैं और करेंगे हम, ऐसा नहीं है कि और एग्जाम्पल नहीं करेंगे, काफी एग्जाम्पल करेंगे, देखेंगे भी। जैसे 1771 क्वेश्चन, लेकिन मुख्य रूप से अब इसको करना तो है, ये तो कह दिया इन्होंने, तो कह दिया जो आधारभूत प्रमेय है अर्थमेटिक की,
किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इससे दो चीजें आती हैं, यहां से दो चीजें प्रूव होते हैं। इसी को आधार लेकर, मतलब इसके अनुप्रयोग, इसका प्रयोग कहां कहां हो सकता है इस प्रमेय का, वो अपने यहाँ कंसेप्ट है। और वो क्या प्रयोग हो सकता है, वो क्या प्रूव करना होता है कि पी कोई भी रूट दो अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, वो प्रूव करना है, वो जो सत्य करना है, हमें परिभाषित करना है, सिद्ध करना है ना, तो वो इस प्रमेय का उपयोग करेंगे वहां पे। इसकी वो प्रयोग है, वो पढ़ा, जैसे आपने कोई चीज पढ़ी, उसको फिर अप्लाई किस पे किया जाता है, वही। तो इसको, इसके बिना वो नहीं है। दूसरी चीज, इसके आधार पर इससे क्या प्रूव किया जा सकता है, देखो लिखो आगे, इसके क्या क्या अनुप्रयोग है, मतलब इसको क्यों लिखा आपने, क्योंकि इससे एक चीज तो रूट 2 है, रूट 3 है, परिमेय है या अपरिमेय, वो इसका अनुप्रयोग है, वो इसी के आधार पर होगा। इसी प्रमेय का जो प्रयोग होता है, प्रयोग करके ही हम सिद्ध करेंगे। कैसे? दूसरा एक और आता है कि एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, वो भी इस के आधार पर ही होता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं, तो वो भी इसका प्रयोग है। एक जो p बटा क्यू है, कोई संख्या है, कोई भी दशमलव संख्या, वो अपनी है नहीं, अपनी ये दो ही चीज है। एक होता है कि जो अशांत दशमलव होते हैं वो परिमेय है या नहीं है, अशांत दशमलव है या नहीं, शांत है या अशांत, ये निकालना भी इसी से होता है। क्या निकालना? शांत या अशांत। शांत तो ऊपर लिख दिया। ये दो चीजें, तीन प्रयोग होते हैं, लेकिन अपने दो चीजें इस जो फंडामेंटल थ्योरम है ना, इसके आधार पर करना होता है, वो इससे करना होता है। ठीक है, आप कहोगे तो इसका प्रयोग है वो हमें दिखता नहीं है, हम सीधा रट लेते हैं, लेकिन इसी प्रमेय के आधार पर वो हमें क्या करने होते हैं, सिद्ध करने होते हैं। तो देखो, गुणनखंड करना, जैसे मैं एक संख्या लेता हूं 1771, कोई संख्या ले ली, इसके गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, भाज्य नहीं। तो देखो, पहले अभाज्य संख्या आपको यदि नहीं है तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। 9 नहीं होता, 7 के बाद में 11, 13, 17 ऐसे, फिर 19, फिर 23, ना 24 होती, ना 25, 26, 27, 28, 29, 31, ऐसे ये लिख लो, इससे ज्यादा अपने को जरूरत नहीं पड़ती। तो देखो, अब भाज्य गुणनखंड करेंगे जो आपने पहले भी सीख रखे हैं। तो सबसे पहले करते हैं ट्राई दोष। अब यहाँ भी वो कंसेप्ट काटता है, कौन सी संख्या दो से विभाजित है, लास्ट में 0, 2, 4, 5 सॉरी 0, 2, 4, 6, 8 हो, तभी तो दो से विभाजित है, इसका मतलब ये दो से विभाजित नहीं होती। 3 से विभाजित, देखो 3 से कब होती है, जब इन संख्याओं का योग 3 से 7 और 7 14 और 15 16 संख्याओं का योग 3 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या 3 से विभाजित भी नहीं होगी, ऐसे पता लगाते हैं। 5 से, वाक्य के अंत में 0 या 5 हो तो ये संख्या 5 से विभाजित होती है, 0 और 5 भी नहीं है तो 5 से भी नहीं होगी। फिर 7, 7 का नियम नहीं है तो भाग देखे, 7 का नियम बहुत टफ है तो सही, इससे अच्छा भाग ही दे लो। देख लेते हैं साइड में, देखिए कितनी बार 7 दूनी 14, भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है बच्चा, 3, 37, 7 पंजो 35, और भाग देंगे तो फिर बचेगा 7 × 21। फिर 7 का भाग दो, 7 × 21, 43, 6 7 42 ही होता है, नहीं जाता। ये आप देखोगे भाग देना तो आपको, हम यही सोचते हैं कि आता। फिर 7 के बाद में क्या आता है, 11, 11 को चेक करो, 11 दूनी 22, 3 बचा, 3 3 33, 11 3 33। अब 23 तो अपने आप में भी एक परिमेय संख्या है, इतना बड़ा नहीं पूछता, लेकिन फिर भी एक बार भाग गया। तो जो 1771 है वो वास्तव में क्या है, 7 × 11 × 23। अब देखो, ये भी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं इसे। तो क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड, यही कहलाता है अभाज्य संख्याओं के फंडामेंटल, जो आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, उसका यही तो मतलब है।
किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्रयोग करना, और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में इसका क्या उपयोग आता है वो हम देखेंगे आगे। क्यों करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, उसके अनुप्रयोग, वो फिर काम में कितनी काम की चीज है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, वो क्यों काम का है वो देखेंगे। अब आपको मैंने कहा था एक दिन, अभी भी बताया था, जो 48 है इसको देखेंगे तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा अभाज्य गुणनखंड है ना, इसको शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, ये भी लिखना आना चाहिए। दो कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 गुणा, ऐसा लिख सकते, ये जरूर है। 4 गुणा 4 नहीं लिख सकते, अभाज्य गुणनखंड कितनी बार है, 2 4 बार है, तो 2 की घात 4 लिख सकते, ये जरूर अपने को काम में लेना है। जैसे 49 है, 49 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 7 गुणा 7, तो इसको लिख सकते हो 7 गुणा 2। जैसे 98 है तो ये होता है 2 गुणा 7 गुणा 7, का मतलब 2 गुणा 7 की घात 2, ये जरूर लिखना है तो अभाज्य संख्या है ना 7। तो इसकी कितनी बार है अभाज्य, जो अभाज्य संख्या 7 है इस गुणनखंड में कितनी बार है, ये 2 बार, तो 2 बार लिख दिया। जैसे आता है कि 54 आता है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो कितनी बार आया, 2 तो एक बार ही है, 3 कितनी बार आया, 3। ये जरूर हमें लिखना है। अभाज्य गुणनखंड होता है कि अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त करना, तो कितनी बार आता है उसको ऊपर लिखना होता है। 16 है तो उसमें 2 की घात 4 होता है, 48 हमने देखा ही, तो ये भी जरूरी है उनकी घातों के रूप में व्यक्त करना, अभाज्य संख्याओं की घात कितनी बार है। तो हमें अभी भी तक जो क्या चीज देखी मुख्य तौर पर वो देखना है, अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं कुछ संख्याओं के, जैसे 91 है हमने निकाला, तो सबसे पहले तो केवल अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड ऐसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि आपको पता है शायद, सबको आनी चाहिए, मतलब उस संख्याओं का भाग देना है। गुणनखंड विधि में कुछ नहीं होता, देखो गुणनखंड विधि में आसान होता है, चेक करेंगे पहले से जिस संख्या के गुणनखंड निकालने उसको यहां लिख लो, फिर 2 का भाग देके देखो इसमें 2 का जाता है कि नहीं जाता, तो यहां नहीं लिखनी, 3 का नहीं जाता तो नहीं लिखनी, 5 का जाता है क्या, नहीं जाता तो नहीं लिखनी, 7 का जाता है तो लिखो। अब भाग देके देखो कॉपी में साइड में, जब भाग दिया तो कितनी बार गया, का भागफल कितना आया। अब भाग देते हो ना ऐसे, जैसे 4 में 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, ये जो भागफल है वो वापस यहाँ रखना है, तो 7 को इसमें विभाजित किया तो ये भागफल यहाँ रख दिया। अब दोबारा से ट्राई करेंगे, जब देखो एक बार नहीं गया ना पीछे वाली का, तो पीछे वाली का फिर कभी भाग नहीं जाएगा। 2 3 5 हम देख चुके थे नहीं जाता, 7 का दिया था गया था, तो 7 का दोबारा से ट्राई कर लो, नहीं जाता तो आगे बढ़ जाओ, फिर 11 पे जाएंगे। 7 का देख लिया नहीं गया, 11 का, अब देखो 253 में 11 का भाग दिया, तो 11 दूनी 22, बच्चे 3, बच्चे 3 उतार लिए, 11 3 33, 11 का इसमें भाग दिया तो कितनी बार गया, 23 बार। तो जो भागफल आता है उसको लिखना होता है, यहाँ लिख दिया, 23 में 23 का ही भाग जाता है। अब इस 1771 को, ये होता है गुणनखंड विधि जो हमने समझाया। फिर 1771 बराबर क्या हो गया, 7 गुणा 11 गुणा 3, ये इनके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, भाग इन्हीं का देके देखना है, आप 4 का देके देख रहे हो जाता है ठीक है कर दे, नहीं, केवल अभाज्य संख्याओं का ही भाग देके देखना है। क्रम से ये याद कर लो, या तो या इनको लिख लिया करो जब निकालते हो कि 2 3 बाद में 5 7 11, क्रम से चेक करेंगे, पहले 2 का फिर 3 का, फिर एक बार नहीं गया वो पीछे वाले का दोबारा कभी नहीं जाएगा। जैसे 7 से पहले नहीं गया ना यहाँ इसमें, अब आगे वाले में आप नहीं कि दोबारा 2 से चेक करो, नहीं 7 से ही चेक करो, 7 का नहीं जाता तो आगे बढ़ जाओ, दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखना होता। ऐसे निकाले 48 में देखो 2 का 4 बार जा रहा है, देखो आप 48 का देख भी सकते हो, ये रहा 48, 48 में वही 2 3 5 7 9 5 7 11 ऐसे याद भी हो जाएंगे। तो 2 का भाग 48 में दिया तो भागफल आता है 24, फिर 2 का देते हैं 24 में तो भागफल आता है 12, फिर 2 का देते हैं तो भागफल आता है 6, फिर 2 का देते हैं भागफल आता है 3, फिर 3 का 1, भाग दे के देख लो जी, वही चीज 48 में 2 का भाग दिया, 2 दूनी, यहाँ देखो 2 दूनी 4, बच्चा 0 उतारा 8,
2 को कितने से गुणा करेंगे, 8 है 4 से, भागफल 0, शेषफल 0, तो 24 लिख दिया, 24 में फिर दिया। ऐसे ही करना होता है। तो इसमें जाता है तो देंगे, 2 एकम 2, 0 4, 2 दूनी 4, ये 12 लिख दिया। तो जो भागफल होता है उसको यहाँ लिखा जाए। फिर वापस 12 में जा रहा है तो कितनी बार भागफल आता है वो लिख दो बस, ये गुण भाज्य। फिर इस संख्या को इनके गुणनफल के रूप में लिख दो। तो 48 बराबर जो लिखा है हमने, बार बार वही देख रहे हैं छोटी संख्याओं को। अब मैंने कहा इसे भाज्य गुणनखंड को एक नया रूप और देते हैं। 2 की घात कितनी बार है, 2 4 बार है, तो 2 की घात 4 गुना, ये जरूर लिख सकते। जबकि ये नहीं लिख सकते कि 4 गुना 4 गुना 3 होता तो ये भी 48 ही है, लेकिन ये भाज्य गुणनखंड नहीं है, ये अलाउड नहीं। इतना होता है भाज्य गुणनखंड। तो हमने आज भाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ा, कैसे भाज्य, कौन कौन सी संख्याएं भाज्य होती हैं, उनके गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब इन्हें भाज्य गुणनखंड आपको निकालना आता है तो ये आपका इक्वेशन पक्का हो गया है। एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, इन्हीं से इस रूप में यदि लिख सकते हो ना, इस रूप में लिखना जरूरी हो। 2 संख्याएं देंगे, पहले दोनों के भाज्य गुणनखंड करने होते हैं। अब एक चीज मैं नया कंसेप्ट यहाँ बताता हूँ, तो आपके आगे एक थ्योरम आती है, उसमें काफी काम आता है, तो यही बता देते हैं। एक चीज देखो, जो साधारण सा है कि 7 गुणा 13, 91 के भाज्य गुणनखंड ये होते, ठीक है। आपने कहा मैं या ये लिखूं 273, ये जरूर देख लेते, 3 गुणा 7। तो यदि किसी संख्या, यहां एक चीज देखना, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है क्या? आप एक बात बताओ, आपको मैं डायरेक्ट ही पूछता हूं, ये नहीं देखता। 3 से विभाजित है क्या? देखो अंकों का योग है तो है कि 9 30 27 91, ये संख्या 273 किससे विभाजित है? 3। इसका मतलब इसका एक अभाज्य गुणनखंड 3 होगा। तो यदि कोई संख्या अभाज्य संख्या से विभाजित है तो उसका वो अभाज्य गुणनखंड भी होता है। अभाज्य गुणनखंड का तो मतलब ही यही होता है, कोई संख्या 2 से विभाजित है, इसका मतलब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 आएगा। कहने का मतलब है इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 है तो ये संख्या 3 से विभाजित है, पक्का है। हमने वहीं तो अभाज्य गुणनखंड के देख। और यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा? 3 आएगा। दोनों चीजें दोबारा से सुनना, यदि अभाज्य गुणनखंड में कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य गुणनखंड में जो अभाज्य संख्या है उस प्रत्येक अभाज्य संख्या से वो संख्या क्या होती है? विभाजित। 3 भी है, 7 और 13, 3 अभाज्य गुणनखंड में 3 अभाज्य संख्या है 273 में, तो यह इससे भी विभाजित है, इससे भी, इससे। मैं उल्टा बोलूं, यदि ये संख्या किसी अभाज्य संख्या से विभाजित है होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड भी वो संख्या आएगी। ऑब्वियसली साधारण सी चीज है, मतलब जो संख्या जिससे विभाजित है तो उस अभाज्य संख्या से तो उसके गुणनखंड में है, और गुणनखंड है तो आपको यहाँ पूछना नहीं है, मैं बताऊंगा आगे कहाँ काम आएगी ये लाइन, आपको देखना। तो अपने को यहाँ मोटे तौर पर क्या सीखा है कि अभाज्य गुणनखंड करने सीखने संख्याओं। जैसे और कोई चीज है और भी आ जाते हैं अभाज्य गुणनखंड के, नहीं और के भी सीख लेंगे। जैसे मैं सीखता हूं एक साधारण सा है कि 32,260 एक संख्या है अपने पास,